नमस्कार जी। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तदगुर और आज मैं लेके आई हूँ जितेंद्र नाथ मिश्र जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है घरोंदा। सेठ गोपाल दास के दो बेटे थे, पर उनकी चाहत थी कि एक बेटी हो जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उनके खानदान में कई पुश्तों से लड़की पैदा नहीं हुई थी। आज उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म लेते ही उनका मंद पड़ा व्यापार में गति आ गई। बच्ची का नाम रखा गया भाग्यलक्ष्मी। दोनों भाई भी बहुत खुश हैं, क्योंकि राखी में अब उनकी कलाई सुनी नहीं रहेगी। देखते देखते भाग्यलक्ष्मी 5 वर्ष की हो गई। दीपावली का पर्व आ गया। सेठ गोपाल दास बच्ची को लेकर दीपावली के लिए पूजन सामग्री लाने जाते हैं। बच्ची बाजार में जाकर बहुत खुश होती है। देखती है कि कहीं मिट्टी की मूर्तियाँ बिक रही हैं, तो कहीं मिठाई और कहीं पटाखे। गोपाल दास पूजन हेतु लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लेते हैं। बच्ची के अनुरोध पर एक सरस्वती की प्रतिमा खरीद देते हैं। बगल की दुकान से पूजन सामग्री और लावा लेते हैं। बच्चों के लिए पटाखे लेते हैं। बगल में तरह तरह की घरोंदे की दुकानें सजी हैं, कहीं थर्मोकोल की तो कहीं कूट की बनी रंग बिरंगी घरोंदे। बगल की एक दुकान में लकड़ी की बनी बहुत से घरोंदे हैं। उसे एक घरोंदा पसंद आता है, जिसमें 3 तरफ से बालकनी है। सामने लॉन में वृक्ष लगे हैं। छतरी के नीचे टेबल और कुर्सी लगी है। एक तरफ कार खड़ी है। उसे वह घरोंदा बहुत पसंद आया। सेठ गोपाल दास वह घरोंदा खरीद लेते हैं। खुशी खुशी घर आती है और शाम हो गई। समचा घर जगमगा रहा है। गोपाल दास सब परिवार लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। उसके बाद भाग्य लक्ष्मी घरोंदे पर सरस्वती जी की मूर्ति रखकर मिट्टी के बर्तन में लावा खील भरकर घरोंदे का पूजन करती है। भाइयों के साथ पटाखे छोड़ती है। भाग्य लक्ष्मी अब बड़ी हो गई है। एकांत में बैठकर स्वर साधना करती है। संगीत के प्रति निश्चल प्रेम और मधुर आवाज़ को देखते हुए उसे संगीत स्कूल में दाखिला कराया जाता है और देखते देखते वे संगीत में पीएचडी कर लेती है। पढ़ाई पूरी होते ही गोपाल दास को उसकी शादी की चिंता होने लगी। गोरा रंग, छरहरा बदन, कजरारे नैन, लंबी नाक, सुराहीदार गर्दन, उसके देखते लगता ज़मीन पर उर्वशी उतर आई है। हृदय स्पर्शी तो थी ही वह। मीठी आवाज़ में जब आंखें मूंद कर सुर संगीत बिखेरती, लगता गोपाल दास के घर में संगीत की देवी स्वयं विराजमान है। घरोंदे को प्रतिदिन वह साफ करती। दीपावली के अवसर पर रंग रोगन करती, मानो वह घरोंदा नहीं, उसका निजी आवास हो। भाग्य लक्ष्मी के रूप और गुण की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब गोपाल दास के पास एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। गोपाल दास की चाहत थी कि बच्ची का विवाह ऐसे घर में किया जाए जहां पर उसके संगीत को भी सम्मान मिले। आखिरकार नगर के एक साधारण व्यापारी सेठ करोलीमल का रिश्ता उन्हें पसंद आ गया। मालूम हुआ था कि व्यापारी का लड़का नैन को भी संगीत में रुचि थी। वह स्वयं बीना बजाता था। वह नगर से दूर दूर तक संगीत समारोह में बीना बजाने जाता है। भाग्य लक्ष्मी के माँ बाबूजी लड़का देखने जाते हैं और सेठ करोलीमल भाग्य लक्ष्मी की माता पिता का अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं। भाग्य लक्ष्मी के पिता अंत में बोले कि भाई साहब बहुत देर हो गई, बाबू को बुलाया जाए। आखिरकार लड़का आता है। आते ही भाग्य लक्ष्मी के माता पिता को पैर छूकर खड़ा रहता है। उन्होंने कहा, बाबू आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाएं। भाग्य लक्ष्मी के माता पिता उससे कुछ इधर उधर की बातें की। लड़के का रंग रूप और डील डॉल देखकर वो खुश होते हैं। लड़की के हाथ में कुछ देते हुए कहा कि बाबू ये आशीर्वाद है, और कहा कि आप जा सकते हैं। नैन के जाने के बाद सेठ गोपाल दास ने सेठ करोलीमल से कहा कि भाई साहब मैं तो नैन को देखते ही अपना दामाद मान लिया, आप लोग भी आते तो अच्छा रहता। सेठ जी ने कहा, भाई साहब मैं कल शाम में ही आता हूँ, साथ में नैन भी रहेगा। भाई साहब आज और कल में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। कल माँ बाप बच्चों का विवाह तय करते थे। आज बच्चों के हाँ कहने पर ही माँ बाप विवाह की बात आगे बढ़ाते हैं। सुनते ही सेठ गोपाल दास हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि भाई साहब नैन को लेकर आ जाएं, कोई आपत्ति नहीं, दोनों बच्चे एक दूसरे को देख लेंगे। तय समय पर सेठ करोली सब परिवार गोपाल दास के घर आ जाते हैं। बैठक में सभी लोग बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। खुशनुमा माहौल में भाग्य लक्ष्मी की माँ नाश्ता करवा रही है। जब वो लोग मना करते हुए कहते हैं कि भाभी जी अब नहीं, बहुत हो गया, तब भाग्य लक्ष्मी की माँ उन लोगों की थाली में रसगुल्ला डालते हुए कहती है
कि यदि ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। भाग्य लक्ष्मी ने अपने हाथों से तरबूजे का रसगुल्ला आप लोगों के लिए ही बनाया है। नाश्ते के बाद कड़ोलीमल ने कहा कि भैया बिटिया को बुला देते, बहुत देर हो चुकी है, अब जाना चाहता हूँ। सेठ जी की पत्नी भीतर जाकर भाग्य लक्ष्मी को चाय लेकर आने को कहकर वापस आ जाती है। भाग्य लक्ष्मी ट्रे में चाय लेकर आती है। अचानक सभी की नज़रें भाग्य लक्ष्मी पर टिक जाती हैं। नीली साड़ी में भाग्य लक्ष्मी गजब की खूबसूरत लग रही थी। ट्रे को टेबल पर रखती है। वैसे ही नयन की माँ कहती है कि बेटी, मैं भी माँ हूँ, आओ मेरे बगल में बैठो। भाग्य लक्ष्मी नयन की माँ के बगल में बैठ जाती है। इधर इशारों ही इशारों में नयन ने मुस्कान बिखेरते हुए अपने पिता को हाँ कर दिया। नयन की माँ ने उसे विदा किया। गोपाल दास से कहते हैं कि भैया पंडित जी से विवाह का मुहूर्त निकलवा कर जल्दी से बताया जाए, ताकि मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊं। विवाह के बाद भाग्य लक्ष्मी अपने घरौंदे को भी ससुराल ले गई। अब दोनों पति पत्नी साथ साथ संगीत समारोह में जाते। वीणा की झनकार पर भाग्य लक्ष्मी का संगीत श्रोताओं पर ऐसा शमा बांधता कि कब शाम से सुबह हो गई श्रोताओं को पता ही न चलता। अब पति पत्नी दोनों को देश विदेश से बुलावा आने लगा। इन लोगों के कार्यक्रम में श्रोताओं का जन सैलाब उमड़ता। बहुत ही कम दिनों में इन लोगों ने अपार धन संपत्ति बना ली, पर साधना में कभी कमी नहीं आने दी। कुछ दिनों बाद शहर में ज़मीन ले ली और भाग्य लक्ष्मी की चाहत थी कि उसका आशियाना उसके घरौंदे की तरह बने। अपने पति से मन की बात बताई। नैन सुनकर बहुत खुश हुआ। 2 दिन के बाद एक इंजीनियर को लेकर घर आता है। उस घरौंदे को दिखाते हुए वैसा ही घर बनाने का अनुरोध करता है। घरौंदे को देखते ही इंजीनियर कहता है अद्भुत। पंडित जी से गृह निर्माण का अच्छा दिन दिखवाकर निर्माण कार्य आरंभ होता है। लॉन वाली जगह पर वृक्षारोपण भी साथ साथ ही किया जाता है। कुछ दिनों बाद भाग्य लक्ष्मी का आशियाना बनाकर तैयार हो जाता है। हाल में माँ सरस्वती की एक प्रतिमा भी स्थापित होती है। रंग रोगन के बाद शुभ दिन में गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश के समय अपनी आराध्य देवी की वह प्रतिमा ले जाना नहीं भूलती, जिसे बचपन में दिवाली के दिन खरीदी थी। भाग्य लक्ष्मी ने अपने आशियाने का नाम भी रखा घरौंदा। अपने घरौंदे को अपने कमरे में रखकर उस पर वही सरस्वती की प्रतिमा रखकर आज भी उसी प्रकार घरौंदे की सेवा करती है, जिस तरह बचपन में किया करती थी। आज भाग्य लक्ष्मी की गिनती शहर के नामचीन लोगों में होती है। घर में दाई नौकर की कमी नहीं है, पर अपने आशियाने को वह प्रतिदिन स्वयं झाड़ू पोछा करती है। लोग पूछते, इतने सारे दाई नौकर के रहते तुम क्यों करती हो? और तब वह नम्रता से अपना घरौंदा दिखाते हुए कहती, ये तो मेरा घरौंदा है। बच्ची थी तो छोटा घरौंदा, बड़ी हो गई हूँ तो बस बड़ा घरौंदा। तो ये थी खूबसूरत सी कहानी। कैसी लगी आपको अवश्य बताइएगा। धन्यवाद जी।